हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। और एजुकेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 जुलाई के करंट अफेयर्स। टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया गया है। ये मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको इनकी पीडीएफ चाहिए डेली, मंथली, वीकली, एमसीक्यू फॉर्मेट में या फिर किसी प्रकार की, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूजर आईडी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलेंगे 37 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल इज टू ऑपरेशनलाइज एट जयगढ़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है जयगढ़, और जहां यहाँ जयगढ़ में देश का पहला एलएनजी टर्मिनल जो कौन सा है, फ्लोटिंग है, यानी पानी में है। और एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस का स्टोरेज कह सकते हैं या टर्मिनल कह सकते हैं, जो कि फ्लोटिंग होगा। और ये आप जस्ट देख सकते हैं इमेज में, बड़े बड़े जहाज़ पर ये टर्मिनल है। देश का पहला कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है, ऑपरेशनलाइज किया गया है, तो आंसर होगा जयगढ़, महाराष्ट्र में किया गया। साथ में इसी के साथ में दूसरा और एलएनजी टर्मिनल ऑपरेशनलाइज किया गया, वह किया गया जाफराबाद, गुजरात में। तो पहला किया गया जयगढ़ में और दूसरा कहाँ किया गया, जाफराबाद गुजरात में किया गया। तो याद रखिए दोनों जगह का नाम, फर्स्ट जयगढ़ में और दूसरा जाफराबाद में। ये ना केवल इंडिया का कहना है बल्कि ये एक रिपोर्ट का भी कहना है, जिस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एलएनजी 2022 रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी इंटरनेशनल गैस यूनियन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी। इसमें भी ये कहना है कि इंडिया का पहला जो एलएनजी टर्मिनल है फ्लोटिंग, वह जयगढ़, महाराष्ट्र में ऑपरेशनलाइज किया गया। इसका हेडक्वार्टर की बात करें इंटरनेशनल गैस यूनियन का, तो इसका हेडक्वार्टर बार्सिलोना, स्पेन में है। बार्सिलोना, स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज है, पुरुषोत्तम रूपाला, यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला इनोग्रेट्स फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 एट न्यू दिल्ली। वेन्यू याद रखिए, न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट। इसका मकसद है कि ह्यूमंस के हेल्थ के साथ साथ एनिमल्स की हेल्थ की भी इंपॉर्टेंस है, उनकी भी हेल्थ का, उनके भी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग इंडिया फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट 2022 होस्ट हुई और न्यू दिल्ली में होस्ट हुई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनिमल हेल्थ। तो याद रखिए, और ये इनोग्रेट तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, लेकिन इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इन शॉर्ट ICFA के द्वारा, और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप, इन दोनों के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। आप याद रखिए, इंडिया चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही स्थित है। तो बस इसका वेन्यू याद रख लीजिए आप। अगली मुझे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस ए सेटिंग अप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एकेडमिक एक्सीलेंस के रिगार्डिंग दिए जाने वाले अवार्ड रिसेंटली एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, और ये दिया जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और एकेडमिक एक्सीलेंस में। तो याद रखिए ये अवार्ड किसके द्वारा अनाउंस किया गया, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा अनाउंस किया गया। जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये देश के पहले प्रेसिडेंट थे। अगली मुझे एडिशनल चार्जेस ऑफ सम मिनिस्ट्रीज, जिसमें 2 मिनिस्ट्रीज इंक्लूड हैं। 2 मिनिस्ट्रीज में रिसेंटली मिनिस्टर चेंज हुए हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में अभी वर्तमान में कौन थे, अभी वर्तमान में थे रामचंद्र प्रसाद की जगह किन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया को ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो कि वर्तमान में किस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं सिंधिया जी, ये हेड करते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को। ये प्रेजेंट में हेड करते हैं, लेकिन इन्हें एडिशनल चार्ज किसका दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का। दूसरी मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स के वर्तमान में कौन थे, वर्तमान में है मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन अब इनसे ये मिनिस्ट्री, यानी इन्होंने इसका इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस मिनिस्ट्री को कौन हेड करेंगे, स्मृति जुबिन ईरानी इन्हें हेड करी, जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को हेड करती है। अब इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज हो गई है। तो याद रखिए ये एडिशनल चार्ज किन किन को दिया गया है। अगली जो दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेज मिशन कौशल का मतलब होता है स्किल और कर्मी का मतलब होता है वर्कर। ठीक है, तो वर्कर्स के स्किल को बढ़ावा देने के लिए मिशन लॉन्च की गई, जिसका टारगेट रखा गया है कि हर साल 2 लाख वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा, स्किल प्रोवाइड करवाई जाएगी। 15 दिन का प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद एम्प्लॉय 8,000 पर मंथ तक की सैलरी को इम्प्रूव कर सकता है।
ऐसा नहीं कि 8,000 तक की कर सकेगा। हो सकता है अगर वर्तमान में उसकी 10,000 की सैलरी है, 10,000 का अगर उनके पास इनकम है तो मैक्सिमम 8,000 रुपये तक का ये गेन कर सकते हैं, यानी 18,000 रुपये तक की इनकम गेन कर सकते हैं। तो याद रखिए मिशन कौशल कर्मी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड स्किल टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। अगली न्यूज, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल साइन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस किस राज्य ने रिसेंटली साइन किया है, तो आंसर होगा सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो क्यों साइन किया गया है, तो टू बूस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। क्या होगा इस रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें किसी प्रकार की गवर्नमेंट की दखलंदाजी नहीं होगी, कम से कम दखलंदाजी होगी, कहने का मतलब यानी इजी ट्रांसपोर्टेशन रहेगा दोनों राज्यों के बीच। तो यही है रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली दोनों राज्यों ने ये एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वर्नाकुलर मूवमेंट हो सके बिना किसी रोक टोक के। साथ में इनका जो एक्स्ट्रा टोल चार्ज लिया जाता था बॉर्डर क्रॉस का, वो भी बंद कर दिया गया, स्टक डाउन कर दिया गया है। ये भी आप याद रखिए, दोनों याद रखिए, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अगली न्यूज़ है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG क्रिएट्स अमृत वाटिका ऑन रिवर यमुना इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो रिवर बहती है यमुना, इस यमुना रिवर पर अमृत वाटिका क्रिएट की गई। अमृत वाटिका क्रिएट करने का मतलब है यहाँ पर 75 सेपलिंग्स यानी पौधे लगाए गए, 75 टाइप्स के पौधे लगाए गए, और इस पौधे लगाने की जो जगह है उसे बोला गया अमृत वाटिका। और ये पौधे किसने लगाए हैं, NMCG ने, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, प्लस NGOs प्लस दिल्ली जल बोर्ड, इन तीनों ने मिलकर ये पौधे लगाए हैं। और ये जो अमृत वाटिका है, इस अमृत वाटिका ये क्रिएट की गई है अंडर द इनिशिएटिव यमुना घाट पर वृक्षारोपण। यमुना घाट पर वृक्षारोपण का मतलब है यमुना के किनारे किनारे वृक्षारोपण करना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, पेड़ लगाना। ये इनिशिएटिव है NMCG का ही, तो याद रखिए। NMCG के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है अशोक कुमार, तो इनका नाम भी आप याद रखिए, अशोक कुमार वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। अगली न्यूज़ है, इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन। ये एक वर्कशॉप है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये वर्कशॉप क्यों ऑर्गेनाइज किया है। देखिए सिंपल है, नदियाँ साफ होनी चाहिए, एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसी को टैकल करने के लिए, इसी का बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए रिसेंटली ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया। और इस वर्कशॉप को न केवल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने, बल्कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने भी इन्होंने भी इसमें इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेशन लिया। इन्हीं के कोलाबोरेशन के साथ ये वर्कशॉप होस्ट हुई। प्लस इस वर्कशॉप का जो मेन पार्टिसिपेशन है वह है रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी, क्योंकि रॉयल नॉर्वे एम्बेसी का इसमें पार्टिसिपेशन का रीज़न ये है कि ये वर्कशॉप होस्ट हुआ था अंडर द इंडिया नॉर्वे मेरीन पॉल्यूशन इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ताकि नदियों ओशियंस को साफ किया जा सके, और ये इनिशिएटिव इंडिया और नॉर्वे के बीच है, और इसीलिए ये रॉयल नॉर्वेगियन एम्बेसी इंपॉर्टेंट बनती है। इसी का इसमें कोलाबोरेशन था, तो इन तीनों ने मिलकर ये वर्कशॉप होस्ट किया। तो आप याद रखिए, ये वर्कशॉप रिसेंटली हेल्ड हुआ और न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया था, न्यू दिल्ली में। याद रखिए UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नायरोबी केन्या में स्थित है। और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन हेड करते हैं, भूपेंद्र यादव। अगली न्यूज है, फॉर द फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्स प्राइवेट बैंक्स फॉर द ओवरसीज प्रोक्योरमेंट। देखिए हर बार ओवरसीज प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि हम विदेश से कुछ सामान इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका पेमेंट करना। तो इसी के लिए पहले डिफेंस मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बैंक्स पर बिलीव करती थी, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स पर, लेकिन पहली बार प्राइवेट बैंक्स के साथ इन्होंने MOU साइन किया है ओवरसीज प्रोक्योरमेंट के लिए। तो वह कौन कौन सी बैंक है, एक तो HDFC है, एक ICICI बैंक है और एक्सिस बैंक है। तीनों इंडिया के टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, और इन तीनों बैंक्स के साथ MOU साइन किया ओवरसीज प्रोक्योरमेंट के लिए। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के किस डिपार्टमेंट ने ये MOU साइन किया है, तो प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, इस डिपार्टमेंट ने साइन किया है इन बैंक्स के साथ। तो सिंपल याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, जिनमें से 3 नाम आप याद रख लीजिए। अगली न्यूज़ है, फाई मनी एक नियो बैंक है। और नियो बैंक क्या होता है, नियो बैंक होता है जिसकी फिजिकल कोई ब्रांच नहीं होती, लेकिन बैंकिंग के लगभग सारे काम ये करता है।
और इस नियो बैंक ने एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है एली एनेक्स्चर। एली एनेक्स्चर क्या करेगा, जो भी क्यूर कम्युनिटीज़ होती है, क्यूर कम्युनिटीज़ कौन सी होती है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ये जो कम्युनिटीज़ होती है उन्हें बोला जाता है क्यूर कम्युनिटी। तो इन लोगों के लिए ये एली एनेक्स्चर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ताकि इन लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर लाया जा सके, इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाया जा सके इस कम्युनिटी को। इसी को एम्पावर करने के लिए ये एली एनेक्स्चर किसने लॉन्च किए, फाइव मनी ने इसे लॉन्च किया है। फाइव मनी एक नियो बैंक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिए बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज है, सेल्स फोर्स अनाउंसेस $2 मिलियन ग्रांट फॉर एजुकेशन वर्कफोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। सेल्स फोर्स एक कैलिफोर्निया यूएस बेस्ड एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनी है, ताकि इसका पर्पज़ है कि इस प्रकार से ट्रेन किया जाए लोगों को कि कस्टमर रिलेशनशिप बेहतर हो सके। तो इसी के लिए इन्होंने रिसेंटली $2 मिलियन का ग्रांट दिया है। ये लोन नहीं है, ये ग्रांट है, एज ए डोनेशन है, ग्रांट दिया है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, ताकि वर्कफोर्स डेवलपमेंट का मतलब है ताकि कस्टमर रिलेशनशिप बेहतर हो सके और उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए वर्कफोर्स में, यानी वर्क दौरान ड्यूरिंग द वर्क कस्टमर रिलेशनशिप बेहतर हो सके। इसी का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ये एक हाइब्रिड लर्निंग स्पेस है जहाँ पर ना केवल एजुकेशन बल्कि सोशल लर्निंग, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन चीज़ों की स्किल प्लस अर्ली एजुकेशन यानी एक बेसिक एजुकेशन जो एक रिक्वायर है, तो ये अर्ली एजुकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी इस 2 मिलियन ग्रांट के थ्रू। तो ये अनाउंस किया गया है सेल्स फोर्स के द्वारा ताकि कस्टमर रिलेशनशिप की जो चीज़ें हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है। अगली न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिन्यूड द एमओयू विथ इंडियन एयरफोर्स फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम। पहला प्रश्न है कि डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम किस डिपार्टमेंट की है, तो किस आर्म फोर्स की है, तो आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स की है। और इंडियन एयरफोर्स के इस स्कीम के लिए किसके साथ एमओयू साइन कर रखा है, एसबीआई के साथ कर रखा है, लेकिन इसका रिसेंटली इनका जो टेन्योर था वो कंप्लीट, या टेन्योर या फिर इनकी डील जो टाइम था वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर इसने फिर से एसबीआई के साथ इन्होंने फिर से अपना एग्रीमेंट, अपना एमओयू रिन्यू कर लिया है। अब इस स्कीम का पर्पज़ ये होता है कि जितने भी ड्यूटी के जितने भी पर्सनल है इंडियन एयरफोर्स के, चाहे वह सर्विस कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड है, उन लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है ये डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम। इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस, ऑन ड्यूटी डेथ इंश्योरेंस, तो ये दोनों प्रकार के सर्विसिंग और रिटायर्ड दोनों को प्रोवाइड करता है। तो इसी के पेमेंट मैनेजमेंट को कौन देखता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखिए इस स्कीम के लिए किस बैंक के साथ एमओयू साइन किया है, यह प्रश्न बनेगा, तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगली न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्स विद समुन्नति टू फाइनेंस। समुन्नति एक फाइनेंस कंपनी है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, टू फाइनेंस फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। जो एफपीओज है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी वह ऑर्गेनाइजेशंस जो फार्मिंग से रिलेटेड सेक्टर में इन्वॉल्व है, चाहे वे फिशरिंग सेक्टर में हो या फिर किसी भी सेक्टर में, उस प्रकार की, चाहे वे डेयरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो, उन ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए समुन्नति फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीन दोनों ने मिलकर एमओयू साइन किया है ताकि फाइनेंस को बढ़ावा दिया जा सके एफपीओज में। तो याद रखिए इसके लिए इन्होंने इनिशियल 100 करोड़ रुपीज़ का आउटले रखा है फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए। और समुन्नति फाइनेंस एक एग्री वैल्यू चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर है दैट एनेबल्स ग्रोथ इन द वैल्यू चेन एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में ये लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। सिंपल इतना आप याद रख लीजिए। अगली न्यूज है, द सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इन शॉर्ट BIS। BIS एक इंटरनेशनल बैंक है और इसी के साथ रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, इसने एमओयू साइन किया। देखिए एमओयू साइन करने का सिंपल पर्पज़ क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना क्या कर रहा है, चाइना की बात करते हैं। चाइना क्या कर रहा है कि ये देख रहा है कि जो डॉलर का डोमिनेंस है वह बढ़ता हुआ जा रहा है, US डॉलर का जो डोमिनेंस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसकी जो मोनोपोली है उसको कम करने या ख़त्म करने के लिए चाइना ये चाहता है कि अपनी जो करेंसी है रेनबिनबी, उसका डोमिनेंस बढ़े। इसी डोमिनेंस को, अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए इसने रिसेंटली एक अरेंजमेंट एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है रेनबिनबी लिक्विडिटी अरेंजमेंट। इसमें क्या करेगा, ये अलग बाहर के जो और भी देश है चाइना के अलावा, उन देशों को, उन कंट्रीज़ को इसमें ऐड करने का काम करेगा। और उससे ऐड करने के लिए इन्होंने एक फ़ंड बनाया है और उस फंड में जो देश इसमें जुड़ेगा वह
15 बिलियन युआन का उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा। और जो जो देश इसमें जुड़े हैं और जिन देशों ने 15 बिलियन युआन का कंट्रीब्यूशन किया है, उन देशों में अगर इन फ्यूचर क्राइसिस आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो इस फंड से उनकी मदद की जाएगी। तो ये एक प्रकार से युआन का यानी रेनबिनबी का एक डोमिनेंस बढ़ाने के लिए ये डील्स की गई है। चाइना के द्वारा रेनबिनबी लिक्विडिटी अरेंजमेंट बनाया गया है, जिसमें अभी वर्तमान में अगर बात करें तो सिंगापुर, चिले, इंडोनेशिया और कई कंट्रीज इसमें यानी साइन हो चुकी है, डील हो चुकी है उन देशों के साथ। तो ये पर्पज़ है सिंपल। और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इंटरनेशनल बैंक के साथ एमओयू साइन किया है। और इसका हेडक्वार्टर बासेल में है, यानी स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। अगली न्यूज़ है फोर्थ सिनर्जी कॉन्फ्रेंस। फोर्थ सिनर्जी कॉन्फ्रेंस किस किस के बीच? इंडियन आर्मी और डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ ये हेल्ड हुई इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आयोजित हुई ये फोर्थ सिनर्जी कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी के जो वॉइस चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। इसमें यानी को चेयर थे ये। और साथ में इनके साथ जो रजनीश कुमार है, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, इन रजनीश कुमार जी ने भी इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। तो याद रखिए फोर्थ सिनर्जी कॉन्फ्रेंस बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बीच, DAD के बीच कहाँ पर होस्ट हुई? तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। अगली न्यूज़ है डेजर्ट क्रॉप्स ऑफ इंडियन आर्मी। डेजर्ट क्रॉप्स ऑफ इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड सुरक्षा मंथन 2022। बॉर्डर्स की सुरक्षा करने के लिए ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। और इंडियन आर्मी की जो डेजर्ट क्रॉप्स है, इसने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। और ये होस्ट हुई थी गुजरात यानी जोधपुर राजस्थान में ये आयोजित हुई थी। ये ऑर्गेनाइज हुई थी सुरक्षा मंथन 2022, जिसका उद्देश्य सिंपल जो बॉर्डर है, जो कोस्टल सिक्योरिटी है, उसको बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइज हुई थी। इसमें किन्होंने पार्टिसिपेशन लिया था? तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। और इंडियन कोस्ट के डायरेक्टर जनरल VS पथानिया, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। साथ में जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ डेजर्ट कॉर्प्स है, इनके लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार जी ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। तो ये 3 नाम आप याद रखिए, किस किस जो फोर्स है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, उनका आप नाम याद रखिए। अगली न्यूज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL पार्टनर्स विद मल्टीनेशनल कंपनी कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट एक US बेस्ड एक कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके साथ रिसेंटली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने MOU साइन किया है। और MOU साइन करने का सिंपल मतलब है IT सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द इंश्योरेंस कंपनी। इस इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, 100% ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसको यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वेब बेस्ड कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी, इन चीज़ों के रिगार्डिंग ये MOU साइन किया गया है कॉग्निजेंट के साथ। तो याद रखिए किसने साइन किया है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। किसके साथ? कॉग्निजेंट के साथ। अगली न्यूज़ है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड सेट्स अप इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन मेथॉन प्रोजेक्ट। ग्रीन अमोनिया आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक कॉम्बिनेशन है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH3। तो ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल बनाने के लिए रिसेंटली एक कॉमर्शियल प्लांट एस्टेब्लिश किया गया NTPC के द्वारा। ये कहाँ पर स्थापित किया गया? ये 2 जगह स्थापित किया गया है, एक तो वडोदरा में और एक दहेज में। वडोदरा और दहेज को क्यों चूज़ किया गया? देखिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किसके साथ MOU साइन किया? इसके लिए इन्होंने MOU साइन किया है गुजरात एल्कालाइज एंड केमिकल लिमिटेड के साथ इन्होंने MOU साइन किया है। और इस GACL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वडोदरा में है। प्लस इसका एक प्लांट दहेज में भी स्थित है। तो GACL के दोनों प्लांट्स पर ये ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट्स लाने के लिए ये इन दोनों प्लांट्स पर ये इनोग्रेट किया गया। तो जिसका मकसद है इनका प्रोडक्शन करना, ग्रीन अमोनिया का और ग्रीन मेथनॉल का, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। और इस प्रकार का पहला कॉमर्शियल स्केल प्रोजेक्ट है ये, तो ये याद रखिए आप।
और GACL एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, केमिकल बनाने का काम करती है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी गुजरात में। और GACL का हेडक्वार्टर वडोदरा में मैंने आपको बता ही दिया। अगली न्यूज़ है ड्यूच बैन बिकेम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरमोडल पार्टनर ऑफ स्टार अलायंस। ड्यूच बैन एक रेलवे नेटवर्क कंपनी है, एक जर्मन बेस्ड नेशनल रेलवे कंपनी है, और स्टार अलायंस जो एयरलाइंस है उनका एक ग्रुप है, जो इंटरनेशनल ग्रुप है, ये कई एयरलाइंस का ग्रुप है स्टार अलायंस। तो स्टार अलायंस ने रिसेंटली ड्यूच बैन के साथ MOU साइन किया है, इनके साथ एक इंटरमोडल पार्टनरशिप स्थापित की है, जिसका पर्पज़ क्या है। देखिए, अगर कोई ट्रेवलर है वह प्लेन से यानी एरोप्लेन से ट्रेवल करता है, फिर उसके बाद अगर उसे कोई दूसरी जगह जाना है तो वह ट्रेन से भी वह ट्रेवल करता है, तो इन दोनों का उसे अलग अलग सेपरेट टिकट लेना होता है, दोनों को अलग बुकिंग करनी होती है। तो इन दोनों ने MOU इसलिए साइन किया है ताकि जो ट्रेवलर है उसे सिर्फ, जो पैसेंजर है उसे सिर्फ एक ही जगह दोनों का टिकट बुक करने की फैसिलिटी मिल सके, एरोप्लेन की भी टिकट वहीं मिल सके, ट्रेन की भी वहीं टिकट मिल सके। जैसे इसने इसका अराइवल यहाँ पर लिया तो तुरंत उसके सजेशन में आ जाएगा कि वहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, ताकि मैं तुरंत उसी के साथ में टिकट बुक कर सके, दोनों का पेमेंट एक ही जगह कर सके। तो कस्टमर्स को, पैसेंजर्स को बेनिफिट देने के लिए ये MOU साइन किया गया है। तो ड्यूच बैन, इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, तो याद रखिए। और स्टार अलायंस एक ग्लोबल अलायंस है। फर्स्ट एडिशन ऑफ इलोडा बॉक्सिंग कप 2022 हेल इन कजाकिस्तान। इलोडा बॉक्सिंग जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड एक इवेंट है, और ये रिसेंटली कहाँ पर आया, होस्ट हुआ, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा 2 प्लेयर्स, एक तो गितिका और एक अल्फिया पठान और गितिका। अल्फिया पठान और गितिका दोनों ने गोल्ड जीते हैं इंडिया के लिए इन्होंने गोल्ड जीते हैं। आउट ऑफ 14 मेडल्स 2 गोल्ड है, बाकी 12 ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल है। तो इन 2 मेडलिस्ट का नाम याद रखिए, गितिका और अल्फिया पठान, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और ये इलोडा बॉक्सिंग कप कहाँ पर होस्ट हुआ, कजाकिस्तान में। लास्ट न्यूज़ है, अडानी स्पॉटलाइन कोलैबोरेट्स विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज प्रिंसिपल स्पॉन्सर। अडानी स्पॉटलाइन जो कि अडानी ग्रुप की ही एक सब्सिडरी है, स्पोर्ट सब्सिडरी है अडानी स्पॉटलाइन, और इसने MOU साइन किया है, कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ। किसके लिए? कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम में होंगे 2022 के, वहाँ पर ये स्पॉन्सर कंपनी रहेगा इंडिया की तरफ से। एशियन गेम्स 2022 जो कि होंजो में होंगे चाइना के, वहाँ पर स्पॉन्सर कौन रहेगा इंडिया की तरफ से, अडानी स्पॉटलाइन। प्लस ओलंपिक गेम्स 2024 जो कि पेरिस में होंगे, इसके लिए भी स्पॉन्सर कौन होगा, अडानी स्पॉटलाइन। इसी के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ इन्होंने भी कोलैबोरेशन किया है। ये इनका सेकंड कोलैबोरेशन है। फर्स्ट इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक थे उसके दौरान इन्होंने ये कोलैबोरेशन किया था। तो ये था आज का 9 जून का करंट अफेयर्स। कैसा लगा करंट अफेयर्स कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सबसे अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 10th एंड 11th के वीडियो में, क्योंकि दोनों का कंबाइंड वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।